हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज मैं रवि झा आपके साथ झारखंड पीसीएसजे को ध्यान में रखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लेकर आया हूं। और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके पीछे तीन वजह है। पहली वजह ये कि प्रीवियस एग्जाम में ये पूछे गए हैं। दूसरी वजह यह कि ये वो कोर एरियाज है जहां पर अमूमन हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और तीसरी वजह ये कि आमतौर पे हमें इनके बारे में भी एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हाँ, हमारा पेपर ऑलमोस्ट अच्छा गया ही होगा। तो यहाँ पे जब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है वो बात करता है द बिल ऑफ एविडेंस एक्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई। आमतौर पर यह बिल किसके द्वारा आपका तैयार किया गया था? तो इसका जो विकल्प है वो है आपका सर जेम्स स्टीफन। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करते हैं तो इनका जो पूरा नाम है वो आता है सर जेम्स एफ स्टीफन। उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 2 की बात करते हैं तो ये पूछता है द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई इन द ईयर ऑफ 1872। आमतौर पर यहाँ पे आपसे चर्चा ये की गई है कि जो ड्राफ्ट था वो भी किसके द्वारा तैयार किया गया। तो हमें यह पता चलता है कि ये ड्राफ्ट आपका तैयार किया गया था सर जेम्स एफ स्टीफन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल और निकल कर आता है कि कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड बाय एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विथ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम। आमतौर पर यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई थी स्टीफन के द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो ये पूछता है आपसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं या टोटल कितने सेक्शंस हैं। तो इसके अंदर आपको टोटल 11 चैप्टर देखने को मिलेंगे और टोटल 167 सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। इसके लगे हाथों एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि इसको कितने पार्ट और कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर जो टोटल पार्ट्स है उनकी संख्या है 3 और इसके अंदर जो टोटल चैप्टर हैं उसकी संख्या है टोटल 11। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ अ फैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस डिपेंड्स ऑन, तो ना ही ये आपके मैथमेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है, ना ही ये आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है और ना ही इसका स्टेटमेंट की एक्यूरेसी से कोई भी लेना देना है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सवाल है वो बात करता है रूल्स एज टू बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक रिबटल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। दैट मीन्स इसको आने वाले समय में कभी भी खंडित किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेलेवेंसी को लेकर बात करते हैं तो अपने आप में क्वेश्चन ऑफ ऐसा लॉ है जो किसी भी वक्त रेस किया जा सकता है। अगर हम एफिडेविट की बात करते हैं तो आमतौर पर इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा के दायरे में साक्ष्य के रूप में कभी भी शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो अमूमन वैसे तो मोटिव एक प्रकार का रिलेवेंट पार्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की तो उन परिस्थिति में जो आपका मोटिव होता है वो आपका मोस्ट रिलेवेंट पार्ट आपका कंसीडर्ड होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें कहा गया है द नार्को एनालिसिस टेक्निक्स इन्वॉल्व्स द इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है सोडियम पेंटोथॉल। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वेयर ए अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड व्हिच ऑफ द टेस्ट कैन बी सब्जेक्ट टू विदाउट हिज कंसेंट फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो आमतौर पे परंपरा ये होती है कि या तो कोर्ट इजाज़त देगा और या तो उस व्यक्ति की कंसेंट ली जाएगी। अगर वो व्यक्ति अपनी कंसेंट नहीं दे रहा है तो ये जो 3 टेस्ट आपके सामने मेंशन्ड है इनमें से एक भी टेस्ट को कंडक्ट आप नहीं करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 14 की बात करते हैं तो ये बात करता है प्रूफ ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स अपॉन। तो आमतौर पे अगर हम प्रूफ ऑफ अ फैक्ट की बात करते हैं तो आपका स्टेटमेंट कितना एक्यूरेट है ये इसके ऊपर निर्भर करता है, ना कि इसके ऊपर कि उसकी प्रोबेबिलिटी को लेके सवाल रेस किया जाए। उसके बाद अगर हम क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर अक्यूज्ड के जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वो प्राइमा फेसाई हमको दिखने को मिलता भी है और वो हमें ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाइड भी करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं या जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होते हैं ये दोनों के दोनों ही आपके पब्लिक लॉज हैं।
उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 18 की तरफ आएं तो ये बात करता है अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड प्रोड्यूस इन एविडेंस, यानी कि किसी सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी अगर कोर्ट में पेश की गई है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ज़रूर रजिस्ट्री वास्तव में हुई होगी और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ज़रूर पोजीशन में होंगे उस व्यक्ति के। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 19 की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा साक्ष्य आप दे रही हैं जो आमतौर पे रिलेवेंट तो है लेकिन एडमिसिबल नहीं है, तो आमतौर पे आप उसको एडमिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और जो पार्टीज होती हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दायरे के बाहर जाकर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं। तो ये दोनों विकल्प आपको बिल्कुल सही दिए हैं। उसके बाद अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो आमतौर पे साक्ष्य का जो अंतिम परिणाम होता है उसी को हम लोग प्रूफ की संज्ञा देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको साबित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं जुडिशियल नोटिस की तो आमतौर पे इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं एडमिटेड फैक्ट की या कन्फेशन की तो इसको भी साबित करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेलेवेंट फैक्ट को साबित करना आपकी मजबूरी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सभी विकल्प आपको बिल्कुल सही दिए गए हैं। उसके बाद एक सवाल और आता है कि एडमिशंस मेड बाय पार्टी आर एविडेंस अगेंस्ट। तो आमतौर पे जो प्रिवीज इन स्टेट होते हैं ना, वहाँ पे वो एक के अगेंस्ट जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक द एविडेंस एडमिसिबल एज अ पार्ट ऑफ रेस गेस्चर, तो इसमें कहा गया है कि द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट, और इसका कंटिन्यूअसली कनेक्शन भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 25 में बात कही गई है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल केसेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आमतौर पे क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो आमतौर पे परमिसिबल होता है, लेकिन लेट द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड, ये निर्णय आप कोर्ट को करने दीजिए। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 26 पर आते हैं तो उसमें कहा गया है अ को डिफेंडेंट इन अ केस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अनदर को डिफेंडेंट व्हेन देयर इंटरेस्ट आर एडवर्स टू ईच अदर। तो आमतौर पे इनका भी क्रॉस एग्जामिन एक दूसरे के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 27 पर आते हैं तो ये बात करता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसके सामने किया जा सकता है। तो आपके सामने कुछ विकल्प दिए गए हैं। अगर हम मजिस्ट्रेट या कोर्ट की बात करते हैं तो उनके सामने जो कन्फेशन होता है दैट इज कॉल्ड आपका जुडिशियल कन्फेशन, लेकिन जो डॉक्टर और फ्रेंड के सामने किया जाता है दैट इज कॉल्ड आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कन्फेशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे जो भी सेक्शंस हैं फिलहाल इसके अंदर कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग जुडिशियल एडमिशंस की बात करते हैं तो एक प्रकार का यह वेवर ऑफ प्रूफ है, यानी कि आपने एक बार एडमिट कर लिया तो अब आपके पास जो भी विकल्प थे वो सभी के सभी आपने क्या कर लिया, उसको वेव कर दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि 164 का जो स्टेटमेंट होता है आमतौर पे दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ना ही ये सिनोनिम होते हैं और ना ही ये एक दूसरे के को एक्सटेंसिव होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक प्रकार का ना सिर्फ एडजेक्टिव लॉ होता है बल्कि प्रोसीजरल लॉ भी होता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 36 की बात करते हैं तो ये बात करता है द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल, रिस्ट्रिक्शन टू मेक स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी टू अर्लियर स्टेटमेंट और एडमिशन। तो आमतौर पे वंस यू हैव मेक एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, तो आमतौर पे लॉ ऑफ स्टॉपल आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है और आप अपने प्रीवियस स्टेटमेंट को ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही आप उसको रिस्काइंड कर सकते हैं अगर आपके पास कैलिबर है उसको फुलफिल करने का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस बात का जिक्र नहीं किया गया है, तो रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस का जिक्र किया गया है, उसकी एडमिसिबिलिटी को लेकर भी जिक्र किया गया है, लेकिन उसके वेट को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो डाइंग डिक्लेरेशन आपका एविडेंस, एडमिशन भी एविडेंस, एडमिशन बाई अथराइज्ड एजेंट ऑफ द पार्टी भी एविडेंस,
लेकिन जो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है या फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, ये आमतौर पे आपका एविडेंस बिल्कुल भी नहीं कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं, तो आमतौर पे ये एक ऐसा साक्ष्य होता है जो उस घटना किस परिस्थिति में हुई, किस व्यक्ति के द्वारा हुई, उस दौरान वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, सर्कमस्टांसेस थे वो कैसे थे, इन सभी चीज़ों को लेकर बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 40 की, तो ये आपसे सिंपल पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रियम्बल में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड जैसे शब्द भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 41 बात करता है कि बाय हुम डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड। तो आमतौर पे डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग एडमिशन की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कोलैबोरेटिव एविडेंस हैज नो वर्थ, यानी कि अगर आपके पास कुछ सब्सटेंटिव एविडेंस ही नहीं है और ज़बरदस्ती आप कोलैबोरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो उसकी कोई भी रेलेवेंसी या उसकी कोई भी वैल्यू बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ एविडेंस होता है ये एक लेक्स फूरी होता है, दैट इज कॉल्ड आपका लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है ये आपका इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को, और ये सवाल दो रूपों में आपसे पूछा जाता है। कई बार डेट ऑफ इन्फोर्समेंट को लेकर भी सवाल रेज किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ पर आपका अप्लाई होता है, तो देखिए जितनी भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, चाहे कोर्ट के सामने हो या कोर्ट में हो, वहाँ पर अप्लाई होता है। लेकिन ना तो ये एफिडेविट और ना ही ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में आपका अप्लाई होता है। उसके बाद जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, वो भी इसी को लेके पूछ रहा है कि क्या इनमें से आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है या अप्लाई नहीं होता है। तो आमतौर पे जितनी भी प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर के सामने होती है वहाँ पर ये आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा या वहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये आपके कुछ MCQs हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। अगली सीरीज में मैं आपके साथ फिर से एक बार कुछ MCQs को लेकर आऊँगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप किसी भी पब्लिकेशन के MCQ को लेकर बैठे तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं। पहले का A होगा, दूसरे का B होगा, तीसरे का C होगा। लेकिन आपको इस टेक्निक को छोड़ने की ज़रूरत है। जब कभी भी आप MCQ को सॉल्व करें, आप उसकी गहराई में जाएं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि अगर इसका उत्तर ये है तो यही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट the today's conversation. Thank you so much to all of you for all your love and support. Thank you so much.